नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा का विशेषण हम कल लेकर आए थे। साप्ताहिक सभा आप शनिवार की सुबह देखते हैं, लेकिन चुनाव नतीजों के कारण ये एपिसोड आज आप देर से देख पा रहे हैं। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के जो गठबंधन है, महायुति, उसको बंपर जीत मिली है। ऐसी जीत हाल के वर्षों में किसी भी गठबंधन को महाराष्ट्र में नहीं मिली है। वहीं झारखंड में भी इंडिया गठबंधन को जितनी बड़ी जीत मिली है, अब तक वहां पर किसी भी गठबंधन को या दल को अपने बूते पर इतनी सीटें, 57 सीटें अब तक मिल चुकी है, वो भी कभी नहीं मिली थी। तो दोनों ही राज्यों में अभूतपूर्व निर्णय आए हैं, दोनों जगह सरकारें वापस लौटी है। लेकिन इंडिया गठबंधन को या महाविकास आघाड़ी को जो महाराष्ट्र में उलटफेर की उम्मीदें थी, खास करके लोकसभा चुनाव में वहां पर 31 सीटें उन्होंने जीती थी 48 में से। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के बहुमत को रोकने में महाराष्ट्र का योगदान था। लेकिन करीब 6 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो पूरी तरह से बातचीत पलट गई है और एक तरफा जीत हुई है। इतना बुरा हाल हुआ है कांग्रेस का, शिवसेना, उद्धव ठाकरे का या शरद पवार का, कि उनका विपक्ष का नेता भी नहीं बन सकता है। तो इन नतीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। जी, झारखंड में तो जीत हो गई, लेकिन उससे बड़ी जीत, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और जो लोकसभा में जीत मिली थी उसके बाद लगा था कि 6 महीने में वो जीत कहीं ना कहीं एमवीए या इंडिया गठबंधन उसको रिपीट करेगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। तो क्या वजह आपको लगती है, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूँ, एक बड़ी वजह तो साफ साफ नजर में आ रही है कि जो लाडली बहन स्कीम थी, जो कि 1,500 रुपये महीने के पैसे मिल रहे थे, वो एक बड़ा गेम चेंजर रहा है। तो क्या वही एकमात्र इशू आपको लगता है जिसने महायुति को जीत दिलाई होगी, या कोई और भी मुद्दे रहे होंगे? देखिए, अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहा है उसमें कॉमन थ्रेड यही नजर आता है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र में हो। इस जीत का श्रेय महिला केंद्रित योजनाओं को दिया जा सकता है। झारखंड में मैया योजना और यहाँ लाड़की बहना योजना। एक नाथ शिंदे ने तो अपना जो प्रारंभिक वक्तव्य दिया था चुनाव के नतीजे आने के बाद, उसमें साफ तौर पर तीन बातें कही: लाड़की बहना, लाड़का किसान और लाड़का लड़का। तो इसी में सारी कहानी सिमट कर आ जाती है। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो इसमें संघ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतना भारी बहुमत, 50% के आसपास बहुमत अगर महायुति को मिला है और सभी क्षेत्रों में उसको भरपूर वोट मिला है, तो यानी सारी जातियों का वोट मिला है, मराठों ने भी वोट दिया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस गठबंधन ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमके यानी दलित, मुसलमान, कुनबी, कुछ हद तक मराठा, कुछ हद तक आदिवासी, इसका एक वोट बैंक बनाया था, वो पूरी तरह से छिन भिन हो गया है। कुनबी हो, दलित हो, वो बीजेपी की तरफ गया है। ओबीसी वोटर बीजेपी ने इंटैक्ट रखा है। और 6% जो मतदाता की संख्याओं में इजाफा हुआ, उसके पीछे भी बटोगे तो कटोगे, सेफ रहोगे अगर एक रहोगे, ये नारा कहीं ना कहीं पॉकेट्स में काम आया है, जो अपने समर्थकों को, हार्डकोर समर्थकों को वोटर बूथ तक ले जाने में कामयाब रहा है। मोटे तौर पर अगर हम जायजा लें तो हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो जातीय जनगणना, आरक्षण बचाओ, संविधान सम्मान, ये जो धार थी इस नारे की, ये थोड़ी महाराष्ट्र की जनता ने कुंद कर दी है। नहीं तो विजय जी, जो जो नारे आप खास करके जातीय जनगणना वाला कह रहे हैं, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी चुनाव में ये नहीं चला था, क्योंकि ये मांग सिर्फ और सिर्फ जो है, मतलब राज्यों के चुनाव में ये मांग कहीं ना कहीं काम करते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन मैं आपको दूसरे विषय पर वापस लौटता हूं कि लोकसभा में इतनी भारी जीत के बाद भी जो विधानसभा में बाजी पलटी है, तो इसमें एक और फैक्टर क्या कहीं ना कहीं ये रहा है विजय जी, कि चुनाव आयोग ने हरियाणा के साथ में आमतौर पर चुनाव करवाते थे। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ साथ होते थे, लेकिन इस बार यह दलील दी गई कि 26 नवंबर तक, चूंकि महाराष्ट्र की जो हाउस है वो 26 नवंबर तक है, इसलिए उसको देरी की गई और महिलाओं को उस वजह से 2 किस्त एक्स्ट्रा मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव आयोग का फैसला था, एक बात तो ये भी है कि जो गुस्सा था, मतलब पहली बात तो ये निकल के आती है कि लोकसभा चुनाव में जो गुस्सा था बीजेपी के प्रति या शिंदे के प्रति या अजीत पवार के प्रति,
जो सो कॉल्ड उन्होंने गद्दारी की थी या उन्होंने अपनी पार्टियां तोड़ दी थी, तो लगता ऐसा है कि वो गुस्सा लोकसभा में निकल गया और उसके बाद महिलाओं को पैसे मिल गए। तो बात कुल मिला के ये रही कि जो सरकार से नाराजगी थी वो लोकसभा में दूर हो गई, और इधर चूंकि ज्यादा समय मिल गया, 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए चुनाव आयोग के इस फैसले से महायुति को, तो ये भी कहीं ना कहीं गुस्से को क्या मैं कहूं कम करने में या जीत मतलब में इसका भी योगदान रहा लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो लोगों का गुस्सा था वो एक बार में उतर गया। उसके बाद महाविकास आघाड़ी उन्हीं नारों को दोबारा से ढोने की कोशिश की जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव में उनको जीत हासिल हुई थी। एक विकल्प पेश करना चाहिए था। महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र महायुति के संकल्प पत्र की प्रतिकृति टाइप लग रहा था। उसमें कुछ भी नया, कुछ भी आउट ऑफ ब्लू कोई नया आइडिया नहीं था। और इससे फिर अंग्रेजी में कहावत है कि वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। तो लोगों को लगा कि 1500 रुपया जो लाड़की बहना में आ रहा है वो कांग्रेस आएगी तो 3000 रुपए देगी। इस पर उन्होंने भरोसा कम किया। कुल मिलाकर 5 किस्तें आमतौर पर 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में जमा हुई, करीब 7,500 रुपया। इससे शहर की महिलाएं और गांव की महिलाएं ये सब प्रभावित हुई। और किसान जो प्रभावित था कपास के मामले को लेकर या सोयाबीन के मामले को लेकर, उनका गुस्से पर भी लाड़की बहना योजना ने ज्यादा काम किया, ऐसा प्रतीत होता है। फिर महायुति में वोट ट्रांसफर लोकसभा चुनाव में सही ढंग से नहीं हुआ था। इस बार ऐसा लग रहा है कि उसमें वहां कुछ काम किया गया, बूथ मैनेजमेंट के सिलसिले में काम किया गया। चूंकि कॉर्पोरेट वर्ग को लग रहा था उद्धव ठाकरे का जो स्टैंड देकर कि धारावी प्रोजेक्ट ध्वस्त हो जाएगा, बाकी चीजें इधर उधर चली जाएंगी, तो शायद उनकी कोई भूमिका रही हो, इसका विश्लेषण किया जाना जरूरी हो जाएगा। आखिर देश की आर्थिक राजधानी को अपने हाथ से बीजेपी किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। धनबल का प्रयोग बहुत हुआ, पैसा बहुत इसमें लगा, ऐसा मोटे तौर पर आरोप लगाया गया है। वैसे भी चुनाव आयोग ने 868 करोड़ रुपए का पैसा ड्रग्स शराब वगैरह बरामद की है, जो पिछले चुनाव से 7 गुना ज्यादा है। तो ये सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर थे, बेहतर प्रबंधन था, सामंजस्य मझधार में छोड़ दें, नहीं शरद अजीत पवार को माफ कीजिएगा, मझधार में छोड़ दें, लेकिन उनको अपने साथ रखना कहीं ना कहीं काम आया। जो खोटा सिक्का था वो खोटा सिक्का भी ये दिख रहा है चुनाव में कि चल निकला है। जी, तो विजय जी, जो खोटा सिक्का आप जो कह रहे हैं, तो इस चुनाव में एक बात और तय हो गई कि असली शिवसेना किसकी है और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस किसकी है, क्योंकि बहुत आगे हैं दोनों पार्टियां। मतलब जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये भी 19-20 सीटों पर निपट गई, शरद पवार भी निपट गए, और अजीत पवार की पार्टी बहुत आगे निकल गई, एकनाथ शिंदे की पार्टी आगे निकल गई। तो ये भी लड़ाई कहीं ना कहीं इसका भी महाराष्ट्र की जनता के जवाब दे दिया कि भाई अगर आपके पास सिर्फ बाला साहब ठाकरे के बेटे होने की वजह से पार्टी आपको नहीं मिल जाती, या स्वयं शरद पवार जिन्होंने स्थापना की थी, हालांकि अभी भी उनके पास 8 सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी फैसला हो गया। आज एकनाथ शिंदे भी ने ये भी कहा, अजित पवार ने भी कहा कि भाई अब आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि भाई, क्योंकि आखिर में विजय जी एक क्षेत्रीय दल है, तो क्षेत्रीय दल में जो इतना बड़ा जिसका पार्टी बनी है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैसला हो गया कि असली पार्टी किसकी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखिए कि महाविकास आघाड़ी ने कंबाइंड रूप से जितनी सीटें जीती है, लगभग उतनी सीटें एकनाथ शिंदे जीत गए हैं। उद्धव ठाकरे के मुकाबले 2.5-3 गुना सीटें एकनाथ शिंदे जीत गए हैं। शरद पवार के मुकाबले दुगनी से ज्यादा सीटें उनके भतीजे अजीत पवार जीत गए हैं। तो स्वाभाविक है कि असली नकली का भेद अब खत्म हो गया है और लोगों में भी कोई गुमान नहीं रहा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बची हुई उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या उद्धव ठाकरे के साथ रहती है या उसमें कोई दरार देखने को मिलती है। साफ तौर पर है कि राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य मानने वाले जो चाचा हैं, साहेब हैं शरद पवार, वो अपने भतीजे के हाथे पिट गए, जबकि अपने भतीजे को हराने के लिए उनके भतीजे को बारामती से उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा था। जी, नहीं तो विजय जी, एक और बात ये है कि जो ये आपने कहा कि इनके 2.5 गुना 3 गुना सीटें, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विपक्ष का नेता भी महाराष्ट्र विधानसभा में नहीं होगा।
क्योंकि जो 29 सीटों की जरूरत है वो भी ना कांग्रेस को मिली है, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिली है, ना ही वो, और अब वो रोना रो रहे हैं ईवीएम का, जिसका जवाब भी दिया फडणवीस ने कि भाई झारखंड में फिर आप कैसे जीत गए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है विजय जी, अब जो झगड़ा इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है इसको महाराष्ट्र के इतिहास में कभी इतनी सीटें नहीं मिली। 122 सीटें उसको मिली थी 2014 में, 2019 में 105 सीटें हो गई थी, मतलब कम हो गई थी। इस बार अभी तक का जो रुझान है वो 131 पर है, मतलब विधान वो बहुमत से सिर्फ 13 के आंकड़े से दूर है। तो कहने का आशय ये है कि बीजेपी का अब दावा बनता है, फडणवीस ने भी जो कहा कि मैं मुख्यमंत्री हम तीनों मिलकर तय करेंगे, उधर एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात कोई तय नहीं हुई है कि जो बड़ा दल होगा उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मुझे अब लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मौका अपना मुख्यमंत्री बनाने का छोड़ेगी नहीं। नहीं, बनाना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उसको हिस्से में आई हैं। और अब सबसे बड़ी बात है मिलिंद जी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास से बार्गेनिंग पावर की जो ताकत थी वो सारी निकल गई है। वो जो पोस्टरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में है, वो शायद पोस्टरिंग इसलिए कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम पद बरकरार रहे। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर 5 साल का सीएम देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल के लिए डिप्टी सीएम बन सकता है, तो 2.5 साल का सीएम एकनाथ शिंदे अगले 5 साल के लिए डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता। एक जी कहानी ये है। एक कहानी ये है कि बीजेपी को अब 2 डिप्टी सीएम की जरूरत क्या है, दो बिना डिप्टी सीएम के काम चला लेगी। तीसरा, एकनाथ शिंदे अगर नाराज हो जाते हैं और मान लीजिए महायुति का साथ छोड़ते हैं, तो उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। महायुति महाविकास आघाड़ी के पास जाकर भी उनको मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं खत्म है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं आ सकती। यही हालत अजीत पवार की है। तो बीजेपी के पास विन विन है, सिचुएशन है, दोनों हाथ में लड्डू है। अब बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को, एक ब्राह्मण चेहरे को, जिन पर संघ का भी जिनका समर्थन हासिल है, उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, या बीजेपी सोचेगी कि महाराष्ट्र के अंदर लंबी राजनीति करनी है तो गैर मराठा राजनीति नहीं चलेगी, किसी मराठे को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लेना चाहिए। ये सब कयासबाजी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक तक ये मामला, जैसा संकेत दिया देवेंद्र फडणवीस ने कि जरूरत हुआ तो वहां तक ये मामला जा सकता है। लेकिन ये सब अगले 12, 13, 14 घंटे के अंदर करना है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि 26 नवंबर तक नई सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जी। जाएगा। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जानते हैं कि उनके पास भी बार्गेनिंग के लिए अगले 12, 13, 14 घंटे ही बचे हैं। इसलिए ये कश्मकश थोड़ा तेज होती दिख रही है। विजय जी यहाँ एक चर्चा मैंने सुनी कि जो एकनाथ शिंदे हैं और अजित पवार है, ये इनके पास ज्यादा से ज्यादा भी इनको क्या मिल सकता है कि ये विपक्ष में आगे बैठ जाए तो विपक्ष के नेता का पद मिल सकता है, मुख्यमंत्री का पद मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि इनके पास इतनी जगह है। उसके बाद ये विपक्ष के नेता का क्लेम कर सकते हैं जो कि बाकी नहीं कर सकते। खैर ये तो एक मैंने आपको चर्चा सुना दी। अब हम चलते हैं झारखंड में, कि झारखंड में भी एक तरह से बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि अब तक वहां पे भी हर बार सरकार बदल दी जाती थी, किसी भी सरकार को अब बहुमत नहीं मिलता था, बहुमत से दूर रह जाती थी। तो ये जो एक क्या कहूं मैं आपको, कांस्य पदक कह लीजिए इंडिया गठबंधन के लिए। झारखंड हालांकि एक बड़ा राज्य है वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र के मुकाबले में एक सांत्वना इंडिया गठबंधन के लिए ये है। कांग्रेस के लिए क्या ये सांत्वना मानी जाएगी, या ये जेएमएम की अपनी जीत है? और मतलब बीजेपी की तो बड़ी हार है हरियाणा जो झारखंड में हुई, क्योंकि जितना कोशिश हेमंत बिस्वा शर्मा ने की, बांग्लादेशी का जितना बड़ा कैंपेन चलाया, उसका कोई असर वहां पर। तो ये झारखंड के नतीजे को आप क्या बीजेपी को सेटबैक मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कॉमन थ्रेड है लाड़की बहना योजना और मैया योजना। जो लाड़की बहना योजना ने महायुति के लिए महाराष्ट्र में काम किया, वही मैया योजना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस सरकार के लिए झारखंड में काम किया। 54 लाख महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, गरीब देहात महिलाएं, जिनके लिए 1,000 रुपया बहुत बड़ी कीमत होता है, उनको कई महीनों से ये पैसा मिल रहा था। और हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि दिसंबर से वो 2,500 रुपया देना शुरू कर देंगे। तो स्वाभाविक है कि लोग उस महिलाएं, 54 लाख महिलाओं का ये रहा, 5% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया। और फिर हेमंत सोरेन के आदिवासी नेता की छवि को खुद बदनाम करने की कोशिश जिस ढंग से बीजेपी ने की, ईडी का आरोप लगवाकर, जेल में डलवाकर, वो सारी चीजें बीजेपी पर हावी पड़ी।
और झारखंड जैसे इलाके में हिंदू मुसलमान करना, घुसपैठिए की सवाल उठाना और टूट फूट करना, चंपई सोरेन को लेना, गीता कोड़ा को लेना, अर्जुन मुंडा की पत्नी को लेना, सीता सोरई को लेना, ये कहीं काम आया, कहीं काम नहीं आया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महायुति के जीत के जो कारण रहे, वही कारण झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस की जीत के रहे। कांग्रेस को कमजोर कड़ी माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, ये बड़ी गनीमत है। और हेमंत सोरेन को एक नई राह मिली होगी इससे। पर विजय जी, जैसे आपने कहा, ये बात तो सही है, दोनों राज्यों में एक कॉमन थ्रेड ये है कि महिलाओं को ये जो स्कीम चली उसका सरकारों को फायदा मिला और वो लौटने में उनको फायदा हुआ। ईडी की लेकिन जो बात कही वो महाराष्ट्र पे लागू नहीं होती, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ईडी काम कर गई बीजेपी के लिए। अगर आप देखेंगे, मतलब इसका ईडी का ही आरोप लगते रहे ना बीजेपी पर कि ईडी का इस्तेमाल करके उन्होंने तोड़फोड़ कर ली, या अभी भी जो विपक्ष के नेता थे उनको उन्होंने निशाना बनाया। लेकिन सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल है विजय जी, ये इस साल का आखिरी चुनाव था। लोकसभा चुनाव के बाद ये माना गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध वाला घोड़ा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उसको रोक दिया है जब उनको बहुमत नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 4 चुनाव हुए हैं, उसमें से 2 चुनाव, मतलब हरियाणा में भी बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली दोबारा से, उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र में भी रिटर्न कर ली, जम्मू कश्मीर अभी हम छोड़ देते क्योंकि वहां पर सरकार, मतलब राज्य नया बना था, और मतलब झारखंड में भी इंडिया जीत गया है। तो अब जो आगे की राजनीति में जो लग रहा था कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पिछड़ रहे हैं, राहुल गांधी आगे जा रहे हैं, तो ये वापस अब बहुत महाराष्ट्र के नतीजे से नरेंद्र मोदी फिर से राहुल गांधी से बहुत आगे हो गए हैं। देखिए, इसकी असली अग्नि परीक्षा होगी 25 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में। इसमें बीजेपी नए सिरे से आक्रामक अंदाज में पेश आएगी। ऐसे में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को राहुल गांधी कितना इकट्ठा कर पाते हैं, कितना जोरदार ढंग से मुकाबला कर पाते हैं। इस बीच उनकी बहन वायनाड से नई सांसद प्रियंका गांधी भी संसद की लोकसभा की सदस्यता ले लेंगी, और वो उनके साथ मिलकर कितना केंद्र सरकार की घेरेबंदी करने में कामयाब होती है। ये बहुत कुछ राजनीति, आगे की राजनीति को मुझे लगता है डिसाइड करेगा। जो टेस्ट पेपर है, एक तरह से हम कह सकते हैं, वो शीतकालीन सत्र साबित हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं विजय जी इसलिए बात ये कह रहा हूँ क्योंकि अब अगले साल जो चुनाव होने हैं वो दिल्ली के होने और बिहार के होने हैं। तो अब उतनी मतलब चुनावी राजनीति उतनी ज्यादा नहीं होनी जितनी एक्टिविटी 2024 में हुई। और अब हम जो 2024 के आखिर में है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि नहीं कि जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई महाराष्ट्र ने कर दी है बीजेपी के लिए। कम से कम जो लोकसभा में मतलब सीटें कम हुई थी उसकी भरपाई, एक बड़ा राज्य इतने बहुमत के साथ आना, ये कहीं ना कहीं तो उसकी भरपाई कर रहा है। दूसरा बड़ा राज्य अगर आप लोकसभा की सीटों के हिसाब से, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो हार का सदमा था उसमें उबारने में, उससे उबारने में हरियाणा की जीत ने बड़ी भूमिका निभाई। और महाराष्ट्र जैसे देश के इतने बड़े राज्य में, जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न भी है, मुंबई आर्थिक राजधानी, वहां पर दोबारा से जीतना, उससे मुझे लगता है कि मोदी जी के चेहरे पर जो पहले मुस्कान थी, वैसी मुस्कान हो सकता है तैरती हुई दिखे, और विपक्ष पर उसी अंदाज में वो तंज कसते हमले करते दिखाई दें, जैसा कि वो लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिखाई देते थे। धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो मेरे साथ जुड़े थे साप्ताहिक सभा में विजय विद्रोही जी। विजय जी का ये कहना है कि दोनों ही राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड, दोनों ही जगह जो जीत हुई है उसमें एक कॉमन धागा जो है वो है महिलाओं को पैसे देने की स्कीम। उसका फायदा झारखंड की सरकार को भी हुआ जो लौट के आई, जहां पर पहले कभी सरकार लौट के आती नहीं थी। और महाराष्ट्र में भी सरकार न केवल लौट के आई, इतनी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिली, बल्कि किसी एक गठबंधन को, मुझे नहीं याद पड़ता है कि पिछले 25-30 सालों में इतनी बड़ी जीत किसी, 30 सालों में तो कम से कम मैं खुद देख रहा हूँ, 30 सालों में किसी भी गठबंधन को महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा सीटें हुए मिलते हुए हमने नहीं देखी है। तो कुल मिलाकर साप्ताहिक सभा में इतना ही। इस चुनाव नतीजे से ये बात साफ है कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस को एक एडवांटेज मिला था लोकसभा चुनाव से, वो, उसकी जो धार है वो कहीं ना कहीं धोतरी हो गई है, वो कुंद हो गई है। तो हर हफ्ते जैसे कि हम राजनीति पर चर्चा करते हैं, अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे साप्ताहिक सभा लेकर।
ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।